सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ईआरएम अ पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट क्या है कि पहले जो हमारी मेंटालिटी थी कि रिस्क को हैंडल करने की, वो क्या है, और इमर्जिंग जो हमारी कह सकते हैं पैराडाइम है ना, आज के टाइम में हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, ईआरएम के बारे में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल में क्या था, रिस्क मैनेज्ड इन साइलोज, है ना। तो साइलोज में आप मतलब बेसिकली वही है ना कि पड़ोसी के घर में आग लगी हुई तो ठीक है, लगी रहने दो, मुझे क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो पूरे मोहल्ले को जला सकती है। अभी आप देखिए ना, अमेजन फॉरेस्ट और जो ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगी, ठीक है, उसको लाइटली लिया गया, तो उसके बाद आप देखिए किस तरीके का आपको हाल देखने को मिलता है ना। उत्तराखंड में अक्सर ही गर्मियों में आग लग जाती है। ठीक है, तो उससे डील करने का अभी तक हम कोई तरीका नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम बेसिकली। तो रिस्क मैनेज्ड इन साइलोज। ठीक है, तो साइलोज और अच्छा, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आप देखिए, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, एकदम से आप देखिए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में चेंज आ गया था। ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं हम रिस्क के साथ एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर हमें जो है होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करने की जरूरत है। तो अब देखिए नेक्स्ट इज द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट विद एग्जीक्यूटिव लेवल कोऑर्डिनेशन, है ना। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की जरूरत है वाइल डीलिंग, और एक तरीके से कह सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है विद एग्जीक्यूटिव लेवल कोऑर्डिनेशन, है ना। तो हर एक का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे अभी मैं बताऊं, जब ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ था तो उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ना कि अंधाधुंध तरीके से फॉलो किया गया। ठीक है, जो वेस्ट है वो जा रहा है नदियों में जाकर के मिल रहा है, ठीक है, फिर वहां से समुद्र में जा रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही हैं, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, पॉल्यूटेंट के पॉल्यूशन के कॉजेज, और वो सभी एक्चुअल में होते थे। ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट मतलब कह सकते हैं ना, ये जो सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, ठीक है, कई कंट्रीज मिल करके, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, आसियान और G20 और बहुत सारे जो समिट हैं, ठीक है, इन सब में क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड किया गया कि सभी को किसके लिए काम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए काम करना है। ठीक है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए काम करना है। ठीक है, और इसको हमें सेंट्रलाइज अक्रॉस द ग्लोब, मीन्स हमें अर्थ के लिए कंसीडर करना है। आप देखते हैं ना, अर्थ डे मनाया जाता है अब। ठीक है, तो अर्थ डे क्यों मनाया जाता है, इसी के लिए कि आप जो है अल्टीमेटली अर्थ के लिए सोचें, क्योंकि हम इस एंटिटी में रह रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि वो सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नेचर से बड़ी ताकत किसी में नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि हमें जो है नेचर के अलोंग, नेचर के साथ साथ हमें जो है चलना है। अपना जो बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है वो भी नेचर के अकॉर्डिंग करना है। तो यू नीड टू मीन्स रिस्ट्रिक्ट दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बेसिकली, है ना। तो उसके लिए आपको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की जरूरत है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की जरूरत है विद एग्जीक्यूटिव लेवल कोऑर्डिनेशन, मीन्स हर एक का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंसंट्रेट्स ऑन द फिजिकल हैजार्ड एंड द फाइनेंशियल रिस्क। पहले क्या होता था, सिर्फ फिजिकल हैजार्ड, है ना, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ होता था ना, जैसे ऊपर क्रेन से सामान ले जाते हैं, आप लोगों ने प्लांट देखा होगा। ठीक है, जो हैवी मेटल होता है तो जनरली एक बड़ी सी फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी में डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, और उसके ऊपर जब कह सकते हैं ना कोई हैवी जैसे ट्रांसफार्मर बनता है, तो एक कमरे या दो कमरे के साइज का इतना बड़ा तो ट्रांसफार्मर होता है। तो उसको अब मान लीजिए एक फैसिलिटी से दूसरे, एक जॉब शॉप से दूसरी जॉब शॉप में शिफ्ट करना है, तो क्रेन से उठाते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं और जाकर के दूसरी जगह पर अनलिफ्ट कर देते हैं। अब उसी बीच में मान लीजिए वो चेन टूट गई, तो क्या होगा, वो पूरा जो है कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये सब क्या है, तो बेसिकली इसी तरीके के रिस्क कंसीडर किए जाते थे पहले, कि जो फिजिकल रिस्क है, ठीक है, वो कंसीडर किए जाते थे, और फाइनेंशियल रिस्क कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, बाकी के जो रिस्क हैं, जैसे इंटीग्रेटेड कंसीडरेशन ऑफ ऑल रिस्क फॉर्म वाइड, वो सब कंसीडर नहीं किए जाते थे। जैसा अभी मैंने बताया ना कि सेल नहीं हो रही है, ठीक है, तो सेल नहीं हो रही है तो आपको समझने की जरूरत है कि अपने सबसे पहले जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दीजिए। आप इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी ये 19 की बात है, 2019 में, ये दिवाली के पहले आप देखिए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी क्या है, जितना पहले ग्रोथ होती चली जा रही थी, जिस हिसाब से गाड़ियां बनती जा रही थी, ठीक है, अचानक से स्लो डाउन या रिसेशन आ गया। ठीक है, तो रिसेशन के कॉजेस पता करने के मतलब तो अब उसके लिए तुरंत आप देखिए तो मारुति प्लांट ने, मानेसर ने अपना प्रोडक्शन हाफ कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली कि जब अगर कंज्यूमर के कह सकते हैं कि अगर ट्रेंड में चेंज आ रहा है, फिर इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियों में भी इम्प्रूवमेंट किया। अब आप देखिए डीजल बंद किया तुरंत,
ठीक है, पेट्रोल और सीएनजी। अब अभी देखिए विटारा ब्रेजा भी लॉन्च हो रही है, तो वो आपको सीएनजी में देने जा रहे हैं। ठीक है, पहले विटारा ब्रेजा डीजल में ही आया करती थी, पेट्रोल में भी नहीं थी। पेट्रोल में भी लॉन्च की और अब सीएनजी में भी देने जा रहे हैं विटारा ब्रेजा को। ठीक है, तो अब ये सब चेंज किए हैं, फेसलिफ्ट मॉडल उतारे हैं मार्केट में। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है कि क्या ये रिस्क क्यों ऑकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड कंसिडरेशन ऑफ ऑल रिस्क दैट मस्ट बी नीडेड। ठीक है, और आपकी जो सोच है या जो प्रोस्पेक्टिव है वो फर्म वाइड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन वाइड होना चाहिए। ठीक है, साइलो पर्सपेक्टिव से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिर्फ फिजिकल हैजार्ड या फाइनेंशियल रिस्क कंसीडर करने के बजाय आपको हर टाइप के रिस्क को कंसीडर करना चाहिए, इंटीग्रेटेड कंसिडरेशन को देखना चाहिए, कोरिलेशन को देखना चाहिए सारे रिस्क फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, और क्या है, पहले जो है इंश्योरेंस ओरिएंटेशन होता था। ठीक है, कि इंश्योरेंस करा लिया है, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा, अगर कुछ हैजार्ड हो गया तो इंश्योरेंस वो जो है मैकेनिज्म हमें डील कर लेगा। ठीक है, हमारा जो यूनिट है वो इंश्योर्ड है, फिर से बना लेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा हुआ करता था। अब क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब क्या है, पहले क्या होता था कि बिजनेस को अपना इंश्योर करा लिया, अब कस्टमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस बदले कुछ भी बदले, मैं प्रोडक्ट नहीं बदलूंगा, यही चलाता रहूंगा। अब क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेजिंग, कस्टमर के हिसाब से अपनी जो कह सकते हैं ना जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट है उसमें टाइम टू टाइम आप चेंज लाते जाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एजुकेशन सेक्टर में देखिएगा अभी आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा अगले 4-5 सालों में। ठीक है, अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो जो ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे नए प्लेयर्स आ जाएंगे और तमाम तरीके के नए नए ऑप्शंस आपको देने लगेंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन, और अगर आप टाइम के साथ साथ उसमें मूव नहीं किए, ठीक है, तो दैट वुड बी अ मेजर चैलेंज फॉर यू। ठीक है, और बहुत सारे जो फिजिकल फैसिलिटी वाले इंस्टीट्यूट हैं जो सब स्टैंडर्ड या डाउन ग्रेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो धीरे धीरे शट डाउन हो जाएंगे। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वो ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए टाइम के साथ साथ धीरे धीरे एक टाइम पर वो नॉलेज पार्क 2006 में लगभग काफी सारे कॉलेजेस हैं जो कि स्टार्ट हुए थे, प्राइवेटाइजेशन हुआ था एजुकेशन का, और 6 के बाद से देखिए तो वहां पर एकदम से बूम आ गया था। ठीक है, हर जगह जो है कॉलेज कॉलेज और स्टूडेंट्स है ना पढ़ने के लिए, बीटेक कोर्सेज, एमबीए कोर्सेज, ठीक है, इनका काफी ज्यादा कह सकते हैं बूम था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वहां पर डाउनफॉल आना शुरू हुआ। उस डाउनफॉल के साथ साथ जो जिसमें बीएड और बीएससी या लॉ वगैरह चला रहे हैं वो तो खैर अपना सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये पेंडेमिक के आने के बाद से जब से ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है और उनकी हालत खराब होती चली जाएगी। जो भी सब स्टैंडर्ड या डाउनग्रेडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर हेजिंग, तो इंश्योरेंस यहाँ पर काम नहीं आएगा, बल्कि यू नीड टू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एज पर द कंज्यूमर्स डिमांड यू नीड टू change yourself as per the consumer's demand. Okay, next is the ad hoc और one off project, है ना। ad hoc क्या है, one off project means बेसिकली क्या है कि एक बार में हम एक ही प्रोजेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ad hoc अपना तरीका है कि हाँ चल रहा है, जैसे पहले होता था ना कि डेवलपमेंट टाइम बहुत लेंदी हुआ करता था। ठीक है, कार लेनी है, अच्छा ठीक है आइए हमारे पास बुकिंग कराइए। टाटा नैनो के साथ भी तो यही था। ठीक है, मारुति की भी अभी एक बीच में जो अर्टिगा गाड़ी है उसमें 6 महीने की वेटिंग थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एडहॉक वन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, तो हम किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी यूनिट में जाकर के हम प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। और इसी टाइम पे आप देखिए ट्राइबर ने लॉन्च की, रेनो ने, और उसने जो है ये मार्केट काफी हद तक ग्रैब कर लिया। हालांकि वो स्पेसिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं जो मतलब मारुति की स्पेशलिटी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो काफी हद तक मार्केट इन्होंने ट्राइबर ने ले लिया उसका, कि 7 सीटर सेगमेंट में जो रेनो ने लॉन्च करके। ठीक है, वही जो कह सकते हैं ना जो लीड टाइम बन रहा था कि आपने ऑर्डर किया उसके बाद 6 महीने कौन वेट करता है गाड़ी का। ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। यहाँ पर देखिए रेरा लॉन्च हुआ ये रियल एस्टेट सेक्टर में। ठीक है, तो क्यों हुआ, क्योंकि लोगों की काफी शिकायतें आ रही थी, लोग कोर्ट में जा रहे थे, काफी सारे मुकदमे पेंडिंग थे इस चीज पर कि जब प्रॉपर्टी देने की बात की जाती है तो बोला जाता है जिस समय बेच रहे होते हैं कि अगले 2-3 सालों में दे देंगे, उसके बाद 7 साल, इवन कुछ कुछ प्रॉपर्टी में तो 10-10 साल भी हो गए। ठीक है, उसके बाद भी लोगों को पोजीशन नहीं मिला। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम थी पहले के सिनेरियो में। तो एडहॉक और वन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, वन ऑफ प्रोजेक्ट। तो अब क्या है, कंटिन्यूअस एंड एम्बेडेड, है ना। बेसिकली क्या है, अब कोई भी जो कस्टमर है, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। कम से कम लीड टाइम, जब मैं पैसे दे रहा हूं तो मैं वेट क्यों करूंगा। ठीक है,
तो अब हमें जो है कह सकते हैं अपना जो तरीका है, ठीक है, वो भी चेंज करने की जरूरत है, कंटिन्यूस इंप्रूव करने की जरूरत है, एम्बेडेड करने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था WTE के में, ठीक है, कि अब हम अपनी कोर कंपिटेंसी पर ही काम करते हैं, बाकी का जो भी काम है तो हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स पूरा आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, हर एक जो कॉर्पोरेट हाउस है उनका अपना फ्लीट हुआ करता था, वो भी मैनेज करते थे, ट्रकों की फ्लीट, है ना, क्यों, क्योंकि किसी और पर ट्रस्ट नहीं है ना, ये रीजन हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब वेंडर हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के साथ रेडी हैं, आपको इतने तरीके की सर्विसेज दे देंगे कि आप खुद नहीं कर पाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, कि आपने क्या किया, थर्ड पार्टी मींस एम्बेडेड ऑपरेशंस आर देयर, है ना, जो जिस काम में एक्सपर्ट है आपने वो काम उससे कराया, आप जिस काम में एक्सपर्ट हो आप सिर्फ उसी काम को करो। ठीक है, सिंगिंग एक पर्सन कर रहा है, उसकी आवाज अच्छी है तो ठीक है, तुम्हें गाना गाना है, बाकी का सारा हम स्टूडियो की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बाकी सब एडिटिंग वेडिटिंग सब हम देख लेंगे। ठीक है, अब सिंगर चाहे कि नहीं, मैं ही स्टूडियो बनाऊंगा, फिर उसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं ही एडिट करूंगा, और उसके बाद मैं ही कस्टमर के क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेंज, प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज करना है, and continuous and embedded services are you need to provide. Okay, so this is all about the ERM paradigm shift. If you have any doubt or query, you may ask. Do you have any query? No, sir. No, sir.